बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से ज़िंदगी में होश संभाला, अब्बा को घर में ही बैठे देखा। हम 3 बहनें थीं। माँ हमारा बोझ उठा रही थी और मेहनत मुशक्क़त से घर चला रही थी। इनकी एक सहेली लैला रेडीमेड कपड़ों की एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करती थी। वो एक हमदर्द औरत थी। शुरू से हमारे हालात जानती थी, लिहाजा इसने हम मासूमों के पेट पालने का इंतज़ाम इस तरह कर दिया कि फैक्ट्री से दर्जनों के हिसाब से बच्चों के फ़्रॉक वगैरह माँ को सीने के लिए ला कर देती। अम्मा बहुत उम्दा कढ़ाई सिलाई जानती थी। वो ना सिर्फ ये ढेर सारे कपड़े सिलाई करके दिया करती, बल्कि इनमें से जो हाथ का काम होता था और बटन, टांका, तरपाई भी कर देती थी। इस ज़माने में ये काम मशीनों की बजाय हाथों से होते थे। फैक्ट्री का मालिक लैला की बहुत कदर करता था, क्योंकि वो बहुत मेहनती और दयानतदार खातून थी। एक बार लैला अम्मा को अपने साथ फैक्ट्री ले गई। फैक्ट्री क्या थी? एक कुशादा इमारत में 2 बड़े बड़े हॉल, जिनमें तरतीब से सिलाई मशीनें रखी थीं। हर मशीन एक मेहनतकश औरत के हवाले थी, जो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक वहाँ सिलाई करती थी। माँ ने यह सेटअप देखा तो हैरान रह गई। सोचा कि कितनी बेचारी गरीब और मुफलिस औरतों का रिस्क यहाँ से वाबस्ता है। लैला ने अम्मा का तारुफ अपने मालिक से करवाया तो इसने कहा, बीबी तुम्हारी सिलाई बहुत उम्दा होती है, ख़ास तौर पे कढ़ाई में भी बहुत सफाई है। आइंदा हम तुम्हें कढ़ाई के लिए फ़्रॉक दिया करेंगे, क्योंकि हम बैरून मुल्क जो माल भिजवाते हैं वहाँ हाथ की कढ़ाई वाले फ़्रॉक काफ़ी कीमती होते हैं। वालिदा ने इस पेशकश को कबूल कर लिया। इस तरफ इनको दुगनी उजरत मिलती, जिससे हमारा गुजारा बआसानी हो रहा था। जब अब्बा को इल्म हुआ कि वालिदा की आमदनी में इजाफा हुआ है, वो इनसे अपने ज़ाती खर्च के लिए ज़्यादा रकम का मुतालिबा करने लगे। अम्मा अगर इन मुतालबे से इनको रकम दे देती तो भी मसला, ना देती तो फिर भी झगड़ा। यूँ सारे घर का सुकून ख़राब हो जाता। लेकिन मेरी माँ फिर भी अब्बा की इज़्ज़त करती और हमसे भी इनकी इज़्ज़त करवाती। वो इनसे तंग नहीं आती थी। एक बार लैला ने कहा कि भाई इस निकम्मे शख्स से अलहदगी क्यों नहीं ले लेती। माँ ने कहा, मैं इसलिए ऐसा नहीं सोचती कि मेरी बच्चियाँ जवान हो रही हैं, इनके सर पे बाप का साया होगा और घर में इनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कमाएं या ना कमाएं। कम अज़ कम मेरी लड़कियाँ बाप की मौजूदगी में दुनिया वालों की बद नज़रों से तो महफूज हैं। हर औरत की अपनी सोच होती है। मेरी वालिदा के मद्देनज़र सिर्फ़ और सिर्फ एक बात अहम थी कि इनकी बच्चियों के लिए सगे बाप का होना ज़रूरी है। इसमें हमारे लिए फ़लाह है। बल्कि वो हमसे भी कहती कि अपने बाप की सलामती की हर वक्त दुआ किया करो। हम एक ऐसे मोहल्ले में रहते थे जहाँ आवारा और उबाश लड़कों की एक भीड़ लगी रहती थी। कुल किला तमाम लोग ऐसे ही थे। बेहतियाती से हमारी इज़्ज़त और शराफत पे हर्फ आ सकता था। ये बातें हम तीनों बहनों ने गिरा में बांध लीं, क्योंकि होश संभालते ही वालिदा के यही अल्फाज हमारे कानों में पड़ते रहे। जब मैं 16 साल की हो गई, वालिदा ने मेरा रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। गुर्बत की वजह से हम बहनों ने प्राइमरी में तालीम को खैराबाद कह दिया था। मैंने सब्र करना अपनी माँ से सीखा। अम्मी की तगोबदूद रंग ले आई और 2-4 मिलने वालियों में से एक के तवस से मेरा रिश्ता आ गया। वालिदा चाहती थी ऐसा शरीफ घराना हो कि मेरी बच्ची सुखी होकर 2 वक्त की रोटी इज्जत से खा सके। अगले रोज़ खाला साहब खातून के हमरा एक उदेड़ उम्र औरत आई। ये लड़के की भावज थी। इसने मुझे पसंद कर लिया और रिश्ता मंजूर करके चली गई। जब वालिद को इल्म हुआ तो उन्होंने अम्मा से कहा, तुम बहुत बेवकूफ़ औरत हो, तुमने मुफ्त में रिश्ता तय कर दिया। हम इतने खुशहाल नहीं हैं कि बेटी की शादी का खर्चा उठा सकें। तुमने ये बात उनसे कहनी थी कि शादी का कुछ खर्चा वो हमें दें। साहिबे खातून रिश्ते के बारे में मज़ीद तफसीलात तय करने आई तो अम्मा ने कहा, देखो परवीन का बाप कैसी उल्टी बातें कर रहा है। आजकल लड़कियों के रिश्ते मिलते नहीं और ये लड़के वालों से शादी के खर्चे के नाम पे रकम मांगने को कहता है।
صاحب خاتون بڑے سلیقے اور دانا خاتون تھی۔ اس نے طریقے سے جا کے فیض کی بھاوت سے بات کی تو وہ بولی شوہر سے پوچھ کر بتاؤ گی۔ اگلے دن فیض کی بھاوت خالہ خاتون کے ساتھ ہمارے گھر آئیں اور شادی کی مٹھائی کے نام پہ کچھ رقم اماں کو دے دی۔ اماں بیچاری لینے نہ چاہتی تھی لیکن رکھ لی کیونکہ جانتی تھی شوہر رشتے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ والد نے رقم اماں جان سے لے کے جیب میں رکھ لی۔ بولے اتنی کم رقم کیوں لی؟ کم از کم 50,000 تو کہتی، 20,000 میں آج کل شادی ہوتی ہے۔ ماں شوہر کی بات سن کے ہکا بکا رہ گئی۔ کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بیٹی بیانے جا رہے ہو یا بیچنے؟ والد جا کے لڑکے کو دیکھ آئے، گھر بھی دیکھا، پھر بھی یہ کہا اور تو سب ٹھیک ہے لیکن تم نے رقم بہت کم لی ہے، میں یہاں شادی نہیں کروں گا۔ ان کا مطلب اماں خوب سمجھتی تھی کہ رقم ہضم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ماں نے ان کی ایک نہ سنی اور شادی کی تاریخ طے کر دی۔ وہ دن آ گیا جب ڈھولک کی تھاپ پہ وداعی کے گیت گائے جانے لگے۔ والد تو رخصتی کے وقت تھوڑی دیر کو رسم دینا نبھانے ہی آئے، باقی سارے کام امی نے تنہا ہی انجام دیا، جس میں صاحب خاتون اور لیلا خالہ نے ان کو کافی ساتھ ان کا دیا۔ یوں میں بیاہ کے اپنے گھر آ گئی۔ میرا سسرال بہت ہی مختصر تھا، ایک جیٹھ، ان کی بیوی اور میرے شوہر فیض، بس یہی افراد خانہ تھے اور اب میرا اضافہ ہو چکا تھا۔ میرے جیٹھ کا نام قاسم تھا، ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے فیض کو باپ بن کے پالا تھا کیونکہ وہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ وہ بھاوچ کو ہی ماں کہتے تھے اور ماں کا درجہ دیتے تھے۔ چند دنوں میں ہی اندازہ ہو گیا میرا شوہر بہت غصے اور سخت مزاج والا ہے۔ وہ اپنی بھاوچ کی ہر بات مانتا تھا۔ میری جیٹھانی بہت تنگ دل عورت تھی، اسے تو فیض کی بیوی کے روپ میں ایک نوکرانی درکار تھی۔ ابھی میں تو 3 دن کی دلہن تھی۔ اس نے گھر کے سارے کام کا بوجھ مجھ پر ڈال دیا۔ مجھے تو میکے سے ہی کام کرنے کی عادت تھی، لہٰذا خوش اسلوبی سے یہ سارے کام سر انجام دیتی رہی۔ لیکن یہ عورت پھر بھی خوش نہ ہوتی، الٹا مجھے باتیں سناتی کہ تمہاری ماں نے ہمارے ساتھ سستے داموں بیچ دیا ہے تمہیں، اب تم ہماری دستے نگر ہو۔ ویسے بھی میرا شوہر کماتا ہے، اس گھر پہ میرا راج ہے، خبردار جو کبھی میکے جا کے ہماری شکایت کی۔ فیض بھی یہی بات کہتا کہ تمہارے ماں باپ نے شادی کے خرچے کے نام پہ رقم لی ہے، کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ میں ان کو کیا جواب دیتی، بس صبر کر جاتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے زندگی میں ہوش سنبھالا، ابا کو گھر میں ہی بیٹھے دیکھا۔ ہم 3 بہنیں تھیں، ماں ہمارا بوجھ اٹھا رہی تھی اور محنت مشقت سے گھر چلا رہی تھی۔ ان کی ایک سہیلی لیلا ریڈی میڈ کپڑوں کی ایک چھوٹی سی فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ وہ ایک ہمدرد عورت تھی، شروع سے ہمارے حالات جانتی تھی، لہٰذا اس نے ہم معصوموں کے پیٹ پالنے کا انتظام اس طرح کر دیا کہ فیکٹری سے درجنوں کے حساب سے بچوں کے فراک وغیرہ ماں کو سینے کے لیے لا کر دیتی۔ اماں بہت عمدہ کڑھائی سلائی جانتی تھی، وہ نہ صرف یہ ڈھیر سارے کپڑے سلائی کر کے دیا کرتی بلکہ ان میں سے جو ہاتھ کا کام ہوتا تھا اور بٹن، ٹانکا، ترپائی بھی کر دیتی تھی۔ اس زمانے میں یہ کام مشینوں کی بجائے ہاتھوں سے ہوتے تھے۔ فیکٹری کا مالک لیلا کی بہت قدر کرتا تھا کیونکہ وہ بہت محنتی اور دیانتدار خاتون تھی۔ ایک بار لیلا اماں کو اپنے ساتھ فیکٹری لے گئی۔ فیکٹری کیا تھی؟ ایک کشادہ عمارت میں 2 بڑے بڑے ہال جن میں ترتیب سے سلائی مشینیں رکھی تھیں۔ ہر مشین ایک محنت کش عورت کے حوالے تھی جو صبح 9 سے شام 5 بجے تک وہاں سلائی کرتی تھی۔ ماں نے یہ سیٹ اپ دیکھا تو حیران رہ گئی، سوچا کہ کتنی بیچاری غریب اور مفلس عورتوں کا رزق یہاں سے وابستہ ہے۔ لیلا نے اماں کا تعارف اپنے مالک سے کروایا تو اس نے کہا بی بی تمہاری سلائی بہت عمدہ ہوتی ہے، خاص طور پہ کڑھائی میں بھی بہت صفائی ہے۔ آئندہ ہم تمہیں کڑھائی کے لیے فراک دیا کریں گے کیونکہ ہم بیرون ملک جو مال بھجواتے ہیں وہاں ہاتھ کی کڑھائی والے فراک کافی قیمتی ہوتے ہیں۔ والدہ نے اس پیشکش کو قبول کر لیا، اس طرح ان کو دگنی اجرت ملتی جس سے ہمارا گزارا بآسانی ہو رہا تھا۔
जब अब्बा को इल्म हुआ कि वालिदा की आमदनी में इजाफा हुआ है, वो इनसे अपने ज़ाती खर्च के लिए ज़्यादा रकम का मुतालिबा करने लगे। अम्मा अगर इन मुतालबे से इनको रकम दे देती तो भी मसला, ना देती तो फिर भी झगड़ा, यूँ सारे घर का सुकून ख़राब हो जाता। लेकिन मेरी माँ फिर भी अब्बा की इज़्ज़त करती और हमसे भी इनकी इज़्ज़त करवाती। वो इनसे तंग नहीं आती थी। एक बार लैला ने कहा कि भाई इस निकम्मे शख्स से अलहदगी क्यों नहीं ले लेती। माँ ने कहा मैं इसलिए ऐसा नहीं सोचती कि मेरी बच्चियाँ जवान हो रही हैं, इनके सर पे बाप का साया होगा और घर में इनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कमाएं या ना कमाएं। कम अज़ कम मेरी लड़कियां बाप की मौजूदगी में दुनिया वालों की बद नज़रों से तो महफूज हैं। हर औरत की अपनी सोच होती है। मेरी वालिदा के मद्देनज़र सिर्फ़ और सिर्फ एक बात अहम थी कि इनकी बच्चियों के लिए सगे बाप का होना ज़रूरी है। इसमें हमारे लिए फ़लाह है। बल्कि वो हमसे भी कहती कि अपने बाप की सलामती की हर वक्त दुआ किया करो। हम एक ऐसे मोहल्ले में रहते थे जहाँ आवारा और उबाश लड़कों की एक भीड़ लगी रहती थी। कुल किला तमाम लोग ऐसे ही थे। बेहतियाती से हमारी इज़्ज़त और शराफत पे हर्फ आ सकता था। ये बातें हम तीनों बहनों ने गिरा में बांध ली, क्योंकि होश संभालते ही वालिदा के यही अल्फाज हमारे कानों में पड़ते रहे। जब मैं 16 साल की हो गई, वालिदा ने मेरा रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। गुर्बत की वजह से हम बहनों ने प्राइमरी में तालीम को खैराबाद कह दिया था। मैंने सब्र करना अपनी माँ से सीखा। अम्मी की तगोबदूद रंग ले आई और 2-4 मिलने वालियों में से एक के तवस से मेरा रिश्ता आ गया। वालिदा चाहती थी ऐसा शरीफ घराना हो कि मेरी बच्ची सुखी होकर 2 वक्त की रोटी इज्जत से खा सके। अगले रोज़ खाला साहब खातून के हमरा एक 1.5 उम्र औरत आई। ये लड़के की भावज थी। इसने मुझे पसंद कर लिया और रिश्ता मंजूर करके चली गई। जब वालिद को इल्म हुआ तो उन्होंने अम्मा से कहा, तुम बहुत बेवकूफ़ औरत हो, तुमने मुफ्त में रिश्ता तय कर दिया। हम इतने खुशहाल नहीं हैं कि बेटी की शादी का खर्चा उठा सकें। तुमने ये बात उनसे कहनी थी कि शादी का कुछ खर्चा वो हमें दे। साहिबे खातून रिश्ते के बारे में मज़ीद तफसीलात तय करने आई तो अम्मा ने कहा, देखो परवीन का बाप कैसी उल्टी बातें कर रहा है। आजकल लड़कियों के रिश्ते मिलते नहीं और ये लड़के वालों से शादी के खर्चे के नाम पे रकम मांगने को कहता है। साहिबे खातून बड़े सलीके और दाना खातून थी। इसने तरीके से जाके फैज़ की भावज से बात की तो वो बोली, शौहर से पूछ कर बताऊँगी। अगले दिन फैज़ की भावज खाला खातून के साथ हमारे घर आईं और शादी की मिठाई के नाम पे कुछ रकम अम्मा को दे दी। अम्मा बेचारी लेने ना चाहती थी, लेकिन रख ली क्योंकि जानती थी शौहर रिश्ते में रुकावट बन रहे हैं। वालिद ने रकम अम्मा जान से लेके जेब में रख ली। बोले, इतनी कम रकम क्यों ली? कम से कम 50,000 तो कहती, 20,000 में आजकल शादी होती है। माँ शौहर की बात सुन के हक्का बक्का रह गई। कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, बेटी ब्याने जा रहे हो या बेचने? वालिद जाके लड़के को देख आए, घर भी देखा, फिर भी ये कहा, और तो सब ठीक है लेकिन तुमने रकम बहुत कम ली है, मैं यहाँ शादी नहीं करूँगा। इनका मतलब अम्मा खूब समझती थी कि रकम हज़म करने के लिए दबाव डाल रही हैं। माँ ने इनकी एक न सुनी और शादी की तारीख तय कर दी। वो दिन आ गया जब ढोलक की थाप पे विदाई के गीत गाए जाने लगे। वालिद तो रुखसती के वक्त थोड़ी देर को रस्म देना निभाने ही आए। बाकी सारे काम अम्मी ने तन्हा ही इंजाम दिए, जिसमें साहिबे खातून और लैला खाला ने इनको काफ़ी साथ इनका दिया। यूँ मैं ब्याह के अपने घर आ गई। मेरा ससुराल बहुत ही मुख्तसर था। एक जेठ, इनकी बीवी और मेरे शौहर फैज़, बस यही अफराद खाना थे और अब मेरा इजाफा हो चुका था। मेरे जेठ का नाम कासिम था। इनकी कोई औलाद न थी। इन्होंने फैज़ को बाप बन के पाला था क्योंकि वो बचपन में यतीम हो गए थे। वो भावज को ही माँ कहते थे और माँ का दर्जा देते थे। चंद दिनों में ही अंदाज़ा हो गया मेरा शौहर बहुत गुस्से और सख्त मिजाज वाला है। वो अपनी भावज की हर बात मानता था। मेरी जेठानी बहुत तंगदिल औरत थी। इसे तो फैज़ की बीवी के रूप में एक नौकरानी दरकार थी। अभी मैं तो 3 दिन की दुल्हन थी।
اس نے گھر کے سارے کام کا بوجھ مجھ پر ڈال دیا۔ مجھے تو میکے سے ہی کام کرنے کی عادت تھی، لہٰذا خوش اسلوبی سے یہ سارے کام سر انجام دیتی رہی۔ لیکن یہ عورت پھر بھی خوش نہ ہوتی، الٹا مجھے باتیں سناتی کہ تمہاری ماں نے ہمارے ساتھ سستے داموں بیچ دیا ہے تمہیں، اب تم ہماری دستے نگر ہو۔ ویسے بھی میرا شوہر کماتا ہے، اس گھر پہ میرا راج ہے۔ خبردار جو کبھی میکے جا کے ہماری شکایت کی، فیض بھی یہی بات کہتا کہ تمہارے ماں باپ نے شادی کے خرچے کے نام پہ رقم لی ہے۔ کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ میں ان کو کیا جواب دیتی، بس صبر کر جاتی تھی۔ شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ بہاوج میری چھوٹی